लाश का नाम सुनकर राजू कुछ देर के लिए सन्न हो गया। वह बस कुछ देर तक अजय के सामने सवालिया नज़रों से देखता रहा। पूरे हाल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर से बस तेज हवाएं चलने की आवाज़ आ रही थी। आखिरकार राजू ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? इन सब मजदूरों ने कहा था कि लाश अब तक मिली नहीं है। उन सबको पता नहीं है। अगर पता चल जाता तो अभी तक तो बहुत बड़ा बवाल मचा देते। वैसे भी इस हालत में वो लाश मिली है। ऐसी लाश ना तो मैंने देखी और ना ही उसके बारे में सुना है। कैसे मिली तुम्हें वो लाश? आप सत्य को तो जानते ही हैं, जो थोड़ी देर पहले मजदूरों के साथ आपसे बात कर रहा था। आखिरकार उसने कहना शुरू किया। अजय कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बहुत सारे चार्ट पड़े थे और उन चार्ट को देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अजय बोला। बाहर से आवाज आई, मैं हूं साहब, सत्या। अजय ने जाकर दरवाजा खोला। सत्या अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, जैसे वह भाग कर आया हो। उसे इस तरह देखकर अजय चौंक गया। अरे सत्या, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? साहब जल्दी चलिए मेरे साथ, वो हाँफते हुए बोला। पर बताओ तो सही, क्या हुआ है? साहब पता है, कल कालू गायब हो गया। क्या? अजय ने चौंकते हुए कहा। हाँ साहब, और भी बहुत सी अजीब सी घटनाएं हुई और सब बड़े साहब के पास जाने का सोच रहे हैं। पर कल तक सब ठीक था, किसी ने बताया उन्हें? अजय ने पूछा। हाँ साहब, रघु ने सबको बताया। हाँ, और उसके चेहरे का भी बहुत बुरा हाल है। पर ये सब कैसे हुआ? कालू मिला या नहीं? मिल गया है साहब, पर सत्या बस इतना बोलकर चुप हो गया। पर क्या सत्या, कहाँ हो? जंगल में। सत्या ने यह बात कही जिसे सुनकर अजय को समझ आ गया कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, और वो दोनों वहां से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ गए। दोनों जंगल में अंदर चले जा रहे थे। अजय के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वहां का वातावरण बिल्कुल शांत था। हवा में जबरदस्त ठंड थी और जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई आसमान में बादल नीचे आ गया हो और कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और कितनी दूर है? आखिरकार अजय ने पूछा। बस साहब पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी बात मानिए साहब, उसको ना देखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्या ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर उसने सत्या को आगे चलते रहने का इशारा किया। कुछ ही मिनट चले थे दोनों की, तभी सत्या चलते चलते रुक गया। उसके सामने इतना घना कोहरा था कि वहां पर सफेद रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हम पहुंच गए? अजय ने सत्या की तरफ देखकर कहा, और उसने जवाब में सत्या ने अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिलाई। पर मुझे तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोलकर वह कुछ आगे कदम चला, और तभी सामने आया हुआ कोहरा धीरे धीरे हटने लगा, और अगले ही पल उसके सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कदम पीछे हटने लगे और चेहरे पर पसीना आने लगा। सामने का नज़ारा सच में बहुत ही भयानक था। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसे कोई इंसान शायद ही भूल पाए। सामने पेड़ पर कालू की लाश लटकी हुई थी। उसकी लाश ऐसे लटकी हुई थी कि पेड़ की एक डाली उसके छाती के आर पार निकली हुई थी। उसके शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए थे, जैसे कोई पाइप बहुत ताकत से उसकी छाती में बार बार घोंपा गया हो। उसकी आंखें निकाल दी गई थी और उसकी जगह सिर्फ काले छेद दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब से नाखून के निशान थे और उसके पेट से उसकी आंतें बाहर निकाली हुई थी। उसके शरीर से खून लगातार टपकते हुए नीचे गिर रहा था। ये सब कैसे? अजय बस इतना ही बोल पाया। ये तो नहीं जानता साहब, पर
बहुत दर्दनाक मौत मिली है इसको। किसी जानवर का काम है? मुश्किल है साहब, कोई जानवर इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। इसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और इसके शरीर में छेद ही छेद दिखाई दे रहे हैं। यह बात बोलते हुए सब एक टक जमीन को ही देख रहा था जहां खून ही खून बिखरा हुआ था। यह बात सुनकर राजू गहरी सोच में पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं रहा था और बस अजय को देखे जा रहा था। अभी तक मैं उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाया हूँ और वो अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। क्या आपको नहीं लगता साहब उस जगह पर कुछ बदला बदला सा है? कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहाँ रहें। कुछ दिनों से वहाँ कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है जो हमें कुछ कहना चाहता है। कोई है जिसे आप देख नहीं सकते और वो आपकी ज़िंदगी से खेल सकता है। अजय ने यह बात इस तरह से कही कि राजीव बस उसको देखता ही रह गया। ये तुम्हें क्या हो गया अजय? कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजू सर, बात इतनी छोटी नहीं है जितनी दिख रही है। सत्या को तो पैसे का लालच था, इसलिए उसे यह बात किसी को नहीं बताई और वो लाश उसने ज़मीन में ही दफन कर दी। पर सर, हम लोगों को जल्द ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ अजय, पर तुम तो ये जानते हो कि यह काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस काम को किसी भी तरह करवाओ और पुलिस की चिंता बिल्कुल मत करो, उन सबको मैं संभाल लूँगा। आप बेफिक्र रहो सर। आज रात को मैं वहाँ जाऊँगा और जान कर रहूँगा कि इस राज के पीछे क्या असलियत छुपी हुई है। बोलकर अजय खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। बारिश अब बंद हो चुकी थी पर वातावरण में ठंड बहुत थी। अजय रोड पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर किसी भी इंसान को डरने पर मजबूर कर ही देता है। पर कहते हैं कि विश्वास डर को ख़त्म कर देता है। पर इस वक्त अजय के दिल में विश्वास से ज़्यादा डर छाया हुआ था। उसको भी लग रहा था कि मज़दूरों की बातों में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका दिमाग यह सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे चलता हुआ आखिरकार वहाँ पहुँच गया। उसके सामने वही जगह थी जहाँ दिन में जोरों शोरों से काम होता था, पर इस वक्त इस जगह बिल्कुल सन्नाटा था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और वो खामोशी थी जिसे साफ साफ सुना जा सकता था। अजय के दिल की धड़कनें इस वक्त सहमी हुई थी। अजय ने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी टॉर्च निकाली जिससे उस जगह पर कुछ उजाला हो गया तो उसे सामने रखी कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके रास्ते में कुछ बिखरी हुई चीज़ें आ रही थी। वो इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी और उस पर आश्चर्य से देखता रह गया। उसके सामने एक आदमी ब्लैक कोट पहने ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पीठ अजय के सामने थी। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि इस वक्त इस जगह पर यह कौन होगा। सोचते हुए आदमी के पास जाने लगा। सामने ज़मीन पर बैठकर उस आदमी को हिलाया पर वह नहीं हिला। हेलो हेलो, कौन है आप ठीक तो हैं? अगले पल उसके सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी का कंधा उसके शरीर से अलग होता हुआ उसके हाथ में आ गया, जैसे किसी गुड़िया का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया हो। उसके हाथ से वह हाथ गिर गया। वो हाथ के बल पीछे हट गया। अगले ही पल उसके शरीर में हलचल होने लगी और उस आदमी का चेहरा अजय के सामने आ गया। उस आदमी का चेहरा देखकर अजय का गला सूख गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने पड़े आदमी के चेहरे पर
नाखून से खुदरे हुए निशान थे, मानो किसी ने उसे नोच लिया हो। उसके मुंह से खून की बहती परत और मुंह के अंदर की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, पर सबसे ज़्यादा रूह हिला देने वाली बात यह थी कि वह शरीर किसी और का नहीं बल्कि वह खुद अजय का था। वह अपने आप को देख रहा था। वह डर के मारे खड़ा हो गया। वह शरीर उसको देखकर हंसने लगा और बोला, मेरी मदद करो साहब। यह बोलकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे अजय के हाथ से टार्च छूट गई और वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा। इधर उधर देखे बिना वह पागलों की तरह भागता जा रहा था। भागते भागते वह थक कर खड़ा हो गया। अचानक उसे किसी की हंसने की आवाज। उसने अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी पेट के बल बैठा हुआ नजर आया। वह आदमी अब चेहरा नीचे झुकाकर बैठा हुआ था और वह दर्द की वजह से करा रहा था। मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, वो बोलते हुए करा रहा था। कौन है आप, ठीक तो है? अजय ने उससे पूछा, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अजय का ध्यान एक चीज पर पड़ा, जिससे समझकर वह डर के मारे कांप गया। इस वक्त गहरे जंगल के बीच में था और जंगल इतना गहरा था कि वो बोलता था कि उसकी आवाज़ गूंज रही थी, पर जब उसके सामने पड़ा आदमी कुछ बोलता था तो उसकी आवाज़ गूंजती ही नहीं थी। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। क्यों सर, आप मेरी मदद नहीं करोगे? बोलते हुए अजय की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर अजय फिर चौंक गया, क्योंकि वह उसका खुद का शरीर था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। तो फिर वह अचानक इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? उस आदमी ने अजय का हाथ पकड़ लिया और अपने नाखून अजय के हाथ पर गड़ा दिए। अजय के हाथ से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे चिल्लाया, जिसे सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अजय ने जब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का मारा और वहां से भागने लगा, तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई, तो मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए भागना बेकार है। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह अजय डर के मारे तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता था कि जंगल इतना गहरा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों यह ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार वह थक हार कर एक पेड़ के बल अपना हाथ रखकर खड़ा हो गया। जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं है, तो उसने आगे चलने के लिए अपने पैर बढ़ा दिए, पर पता नहीं क्यों उसका हाथ पेड़ से अलग ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ को बहुत खींचा, पर उसका हाथ पेड़ से अलग नहीं हुआ। अचानक उसके हाथ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जैसे कोई खंजर उसके हाथ में घोंप रहा हो। उसने अपना हाथ जोर से खींचा, पर उसके हाथ की खाल, 'खाल' उसके हाथ की खाल, 'खाल' उसके हाथ की खाल उसके हाथ की खाल उसके हाथ की खाल 'खाल' 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 उस
उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाया और छटपटाने लगा। उसके हाथ से खून किसी पानी की तरह बह रहा था। आज उसे मजदूर की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि मजदूर जो कह रहे थे वो सब सच था। यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। बोलते हुए उसने अपने शरीर की बची कुची ताकत इकट्ठा की और खड़े होकर एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़कर चलने लगा। वो चलते चलते एक ट्रक के पास पहुंच गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से चलने लगा। आखिरकार ड्राइव करते करते वो जंगल के बाहर निकल गया। वो ट्रक चला राजू सर के कार के पास पहुंच गया। उसे एक बात की शांति हुई थी कि वो इस जगह से निकल पाया। उसने ट्रक बंद किया और ट्रक के बाहर जैसे ही निकला वो बस चारों तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि वो उसी जगह पर खड़ा था जहां से उसने ट्रक स्टार्ट किया था और आसपास उसे कोई ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं! वह जोर से चिल्लाया। तभी उसे हवा के लहरों के साथ किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ, सामने आओ! दर्द और गुस्से के मारे वह जोर से चिल्लाया। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ गए। गीली मिट्टी पर चलते रहे। जूतों की आवाज भी उसके शरीर में डर के लहर पैदा कर रही थी। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? सामने आ, तू जो भी है। बोलते हुए जंगल में चला जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अभी आप सुन रहे थे होटल हंटेड भाग 3। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौर। इस कहानी में आगे क्या हुआ जाने अगले भाग में।